नमस्कार साथियों, दून क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आप सबको जानकारी है कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उत्तराखंड एसआई यानी कि उत्तराखंड उप निरीक्षक जिस पद को कहा जाता है पुलिस में, उसकी वैकेंसी जारी कर दी है। यानी कि उसका नोटिफिकेशन और सब कुछ जो है आ चुका है और उसकी भर्ती प्रक्रिया मतलब अपने विकास क्रम में है। तो उस क्रम में दून क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए इस भर्ती परीक्षा की यानी तैयारी आप लोगों की सुलभ हो सके, बेहतर हो सके, इस क्रम में दून क्लासेस का एक प्रयास है। तो अगर आपकी रुचि होगी निश्चित रूप से आप डेमो क्लासेस वगैरह देख करके आप लोग ये देखेंगे कि दून क्लासेस आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। और उसी क्रम में तो हिंदी जो सामान्य हिंदी आपकी है, आप लोग जानते हैं कि पेपर 1 में 2 पेपर होने हैं। तो उसमें पेपर 1 में 100 नंबर की हिंदी आपकी जो है प्रस्तावित है आपके सिलेबस में। ठीक है ना, 100 नंबर जो है हिंदी को प्रदत्त है। तो 100 नंबर पे तो आज हम उसी क्रम में उसके पाठ्यक्रम की परिचर्चा करने वाले हैं। उसका पाठ्यक्रम हम लोग आपको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं एक तरह से उसमें। तो अब तक आप लोगों ने देख तो लिया होगा सिलेबस, है ना। जितने भी अवेयर लोग हैं, थोड़ा सा अच्छे विद्यार्थी, अच्छे क्या सामान्य विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों ने सिलेबस को देख ही लिया होगा कि किस किस तरह का है। पीडीएफ आपके पास आ ही चुका होगा। और तो मैं इस चीज से बचूंगा कि आपको जो है पीडीएफ पढ़ करके सुना दूं और निकल जाओ, इस तरह के प्रयास से थोड़ा सा बचूंगा। हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे नहीं, सिलेबस को थोड़ा सा समझेंगे भी। यानी कि मैं सिलेबस आपको डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, सिलेबस उसको आपको अंडरस्टैंड करवाने वाला हूं, उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है ना। तो इसका मैं पाठ्यक्रम परिचर्चा मैंने इस सेशन का नाम रखा हुआ है। तो सिलेबस हम लोग सिलेबस से ही ज्यादातर शुरू करते हैं। तो सिलेबस पहले समझ में आ जाए, उसके बाद हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। तो हमारे लिए बेहतर है, आप लोगों के लिए भी एक समझ जो है आपकी डेवलप होती है विषय को लेकर। ठीक है ना। तो दून क्लासेस के द्वारा आपके लिए कक्षा लाई जा रही है, पाठ्यक्रम परिचर्चा। ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं इसमें। ठीक है। तो अब देखिए, किसी भी भाषा के समझने के लिए, यानी कि किसी भी भाषा को समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको जो है 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं सिलेबस ही समझा रहा हूं आपको। ठीक है ना। सिलेबस थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे, केवल पीडीएफ पढ़ के आगे निकल जाना जो है वो ठीक बात नहीं। थोड़ा सा सिलेबस को हम लोग समझते हैं, थोड़ा इस तरह से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ डेवलप होगी। किसी भी भाषा को, दुनिया की कोई भी भाषा आपने समझनी है, हमने तो यहाँ पे हिंदी को समझना है, हिंदी को पढ़ना है, तो हिंदी के संदर्भ में समझेंगे। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं, 4 चीजों को समझना जरूरी होता है। पहली तो ये है कि आप उसकी ध्वनि व्यवस्था को समझें। ठीक है ना। पहली चीज आप उसकी ध्वनि व्यवस्था को समझें। दूसरी चीज ये है कि आप उसकी शब्द व्यवस्था को समझें, है ना, कि उसमें शब्दों की क्या क्या व्यवस्था है उसकी, है ना, क्या क्या सिस्टम, किस सिस्टम के तहत उसके शब्द जो है व्यवस्थित किए गए हैं। तीसरी चीज ये होती है कि आप उसका व्याकरण समझें। ठीक है ना। हम जनरली पूरे सिलेबस को ही हिंदी व्याकरण कह देते हैं। ठीक है ना, जनरली वो समझ के लिए कि व्याकरण और साहित्य का हिस्सा अलग अलग करने के लिए इस पूरी जो है सामान्य हिंदी को हम लोग व्याकरण कह देते हैं कि व्याकरण पढ़ना है। हालांकि व्याकरण थोड़ा सा इसमें अलग होता है, हालांकि इस सिलेबस को आप टोटल व्याकरण सामान्य सेंस में कह सकते हैं। तो तीसरी चीज है कि आप उसका व्याकरण समझें। व्याकरण से मेरा आशय है कि उसमें वाक्य जो है, वाक्य विधान किस तरह का है, वाक्यों की रचना किस तरह से है। इंग्लिश में जो है वाक्य संरचना के लिए शब्द चलता है सिंटैक्स। ठीक है ना। तो सिंटैक्स किस तरह का है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी भाषा के लिए सिंटैक्स। ठीक है ना। तो वो जब हम आगे क्लासेस पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। और चौथी चीज है भाषा को समझने के क्रम में कि उसकी लिपि हम समझें। तो ये 4 चीजें अगर आपने किसी भाषा की समझ ली तो आपको वो भाषा जो है बहुत अच्छे से आ जाएगी, है ना। उस भाषा की समझ आपके अंदर बहुत गहरे स्तर पर आप उस भाषा को समझ लीजिए। ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था और उसका व्याकरण और उसकी लिपि। ठीक है ना। और हमने हिंदी के क्रम में इसको समझना है, हिंदी के संदर्भ में इसको समझना है। तो इसके लिए जो है हम हिंदी के विषय में इस पर बात करेंगे, हिंदी के दृष्टिकोण से इस पर बात करेंगे। तो ध्वनि व्यवस्था के भीतर अगर हम हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में बात करें तो हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में आपके पास सिलेबस के अनुसार 3 चीजें हैं। ठीक है। ध्वनियां किस प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं। एक तो स्वर होता है, दूसरा होता है कि उसका व्यंजन, और एक तीसरी चीज हम कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग अयोगवाह। ठीक है। तो बचपन में आप लोग एलकेजी यूकेजी में शुरू में आप लोगों को भाषा का ज्ञान करवाया जा रहा था, तो उस समय तो क्या था कि आप लोगों को जो है स्वर में ही अयोगवाह पढ़ा लिया जाता था। ठीक है ना। अब थोड़ा सा फर्क जो है होता है। अयोगवाह का मतलब क्या होता है, अयोग का वहन करने वाले, यानी कि
जो कहीं भी फिट नहीं होता है, ना वो स्वर होता है ना वो व्यंजन होता है, वो अयोगवाह होता है। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे कि अयोगवाह जो है अन और अह, ये दो ध्वनियां हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में ये तीन चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, और आप सिलेबस में आप अपने पीडीएफ में देख पाते होंगे कि आपके सिलेबस में जो है किस तरह से व्यवस्थित किया गया है, इनको इसी क्रम में जो है इसको व्यवस्थित किया गया है। पहला ही देखिए, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, पहला ही वाक्य जो है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे इसमें, तो दूसरा पॉइंट में लिपि और वर्णमाला, ठीक है, फिर वर्तनी, फिर शब्द संरचना। तो इसमें देखेंगे आप लोग कि स्वर भेद, व्यंजन भेद, स्वर और व्यंजन, ये सारी चीजें आपके उसमें आता है। ठीक है ना, तो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, स्वर कितने प्रकार के, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, है ना, उनका उच्चारण स्थान क्या क्या है, ये सब। व्यंजनों के भी वर्गीकरण के अलग अलग जो है प्रकार होते हैं ना। स्पर्श व्यंजन, अगर आप कहें कि जैसे अल्प प्राण महाप्राण एक वर्ग होता है, उसको आप प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कहते हैं। एक घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, जिसमें आप सघोष प्रघोष कहते हैं। तीसरी चीज हो सकती है कि आप उच्चारण स्थान के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण करें, किस उच्चारण स्थान से जो है उसका जो है उच्चारण हम लोग कर रहे हैं, तो उसके आधार पर वर्गीकरण कर लिया कि कंठ से जो ध्वनियां निकलती हैं वो सारी एक तरफ कर दी, वो एक प्रकार की हो गई, है ना। जिनका उच्चारण मूर्धा से करते हैं उनका एक तरफ कर दिया, तालु से करते हैं उनका एक तरफ कर दिया। तो इस तरह से वर्गीकरण के अंदर व्यंजन बन गया, यानी कि व्यंजन व्यंजनों का भेद शब्द आपके यहाँ लिखा गया है, व्यंजन भेद, उसका मतलब वही है ना, प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, और इसके अलावा उच्चारण स्थान के आधार पर। और एक और होता है कि आप जो है कितना जो है उसमें कह सकते हैं कितनी आप फोर्स उसमें लगाते हैं, एक वर्गीकरण वो होता है जिसके भीतर स्पर्श व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त स्वर, ऊष्म स्वर कह रहा हूं, संयुक्त व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन, ये सारी चीजें आप वर्गीकरण करते हैं। व्यंजन में ये सब आता है, अयोगवाह आप लोग समझते हैं। शब्द व्यवस्था के अंदर क्या क्या आता है, एक तो शब्दों के प्रकार होते हैं। शब्द व्यवस्था को हम थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में इसके अंदर आएंगे। शब्द व्यवस्था में हम लोग क्या क्या आते हैं शब्द व्यवस्था के भीतर। पहली तो चीज है शब्द, आपके सिलेबस में जो शब्द लगा हुआ है, जो मतलब चीज लगी है, शब्द भंडार एवं शब्द संरचना, ये एक जो है विषय इसमें लगा हुआ है। तीसरा पॉइंट आप लोग देखिए इसमें, शब्द भंडार क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, आदर, है ना। उसके अलावा पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, ये शब्दों के प्रकार है। ठीक है ना, शब्द कह सकते हैं। दूसरी चीज है कि शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग वर्गीकरणों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार अलग अलग कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। शब्दों के प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं, एक तो आप कर सकते हैं वर्गीकरण कि उसके उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, एक कर लिया आपने उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। एक कर लिया आपने प्रयोजनीयता के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर, यानी कि इसका प्रयोग आप किस किस तरह से करेंगे। ये सारी चीजें हम डेप्थ में इस पर जो है बाद में बात करेंगे, ये नहीं कि पूरा का पूरा एक टॉपिक जो है आने वाला है शब्द व्यवस्था के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा शब्दों का जो प्रकार बनता है, जैसे स्रोत की दृष्टि हो गया, स्रोत यानी कि स्रोत, मैंने उत्पत्ति कह दी, आप उसको स्रोत भी कह सकते हैं। स्रोत के आधार पर ये उत्पत्ति क्या है, यानी वो आया कहां से, उसकी उत्पत्ति हुई कहां से है, ये सारी चीजें। तीसरा होता है कि निर्माण या गठन की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से, उसका निर्माण किस तरह से हुआ है, निर्माण की दृष्टि से। और चौथा जो है बन सकता है, चौथे को कह सकते हैं हम लोग परिवर्तनशीलता की दृष्टि से, परिवर्तनशीलता। आप लोग जो है शब्द के मतलब कॉम्प्लेक्स शब्द है, थोड़ा सा कठिन शब्द लगे उसको लेकर के घबराना नहीं। परिवर्तनशीलता का मतलब आप लोग आइडिया तो लगा ही पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यानी वो परिवर्तित हो सकता है या नहीं, परिवर्तनशीलता की, परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो शब्द व्यवस्था के भीतर ये सब हम लोग करते हैं, शब्दों के प्रकार, ये 4 प्रकार से हम लोग शब्दों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर, ये स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द भाई साहब 4-5 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होते हैं आपके तत्सम शब्द, ठीक है, क्योंकि भाषा हम लोग कौन सी पढ़ने वाले हैं, हिंदी पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी के ही संदर्भ में बात होने वाली है ना। तो तत्सम हो गया। इसके अलावा दूसरा जो बनेगा तत्सम,
तद्भव, तीसरा देशज, है ना, चौथा होता है आगत। आगत शब्द जो है आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जिसको हम लोग विदेशज कह सकते हैं, जो किसी दूसरी भाषा में जो शब्द आया और वो जो फिर हिंदी में जो है हिंदी ने उसको अपनाया है, विदेशज कह सकते हैं, आगत। और एक पांचवा प्रकार हो सकता है जो इसमें से कई बार होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि मतलब शब्द युग्म होता है, वो है ना, समास बना दिया जाता है। समास भी हमने समझना है शब्द के ही भीतर, तो सामासिक पद होता है। जैसे रेलगाड़ी एक शब्द है, अब रेल क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी क्या है, वो हिंदी का शब्द है ना। तो रेलगाड़ी क्या हो गया, संकर शब्द हो गया ना, वो यहाँ का ना वहां का। संकर के लिए जो अंग्रेजी में शब्द होता है उसको कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी कि एक दूसरी प्रकार की जाति, दूसरी और एक दूसरी प्रकार की जाति, तो उन दोनों अलग अलग जातियों से जो बना हुआ होता है उसको हाइब्रिड कहते हैं, है ना। तो संकर कह देते हैं लोग, ठीक है। बायोलॉजी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ी होगी तो संकरण एक चीज आती है, तो संकर शब्द कहते हैं। तो ये 4-5 प्रकार के शब्द उत्पत्ति के आधार पर हम लोग करते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो इसमें क्लासेस में हमें ये सब पढ़ना है। प्रयोजन के आधार पर क्या क्या होता है, प्रयोजन के आधार पर जनरली पूछा नहीं जाता है आपके सिलेबस में, लेकिन ये होता जरूर है, ठीक है। ये चीज आपके सिलेबस में नहीं लगी हुई है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत लिख के बता देता हूँ कि इसका मतलब ये क्या है। इसको कहते हैं आप लोग पारिभाषिक शब्द, ठीक है ना, अर्धपारिभाषिक शब्द, अर्धपारिभाषिक शब्द, ठीक है। और इसको आप लोग सामान्य शब्द भी कह सकते हैं या फिर गैर पारिभाषिक शब्द भी कह सकते हैं, गैर पारिभाषिक। तो ये 3-4 तरीके से आप लोग शब्दों का एक ही वर्गीकरण ये होता है प्रयोजन के आधार पर। ये सारे ये सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है ना। और लौकिक, लेकिन जब वो चीज आती है आपके पास, कौन सी, आपके पास एक पत्र लेखन वाली चीज भी है ना, जिसमें आपको जो है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, है ना, और इसके अलावा जैसे टिप्पण हो गया और सरकारी आदेश क्या होता है, ये सारी चीजें कार्यालयी भाषा जिसको हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, अगर हम उसमें कहेंगे तो सिलेबस में आगे आएगी। तो ये सारी चीजें जो है वहां, ठीक है ना। इस तरह के शब्द की पारिभाषिक शब्द कौन सा है, अर्धपारिभाषिक शब्द क्या होता है, ये सारी चीजें है ना। निर्माण की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से शब्द होते हैं भैया 3 प्रकार के, ठीक है। अभी आप लोगों को शायद वो लग रहा होगा कि ये थोड़ा अलग प्रकार से बात हो रही है, इसलिए मैंने कहा आपसे कि पीडीएफ तो आप भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। पीडीएफ पढ़ के निकल जाना, मतलब ये तो बहुत आसान सा काम है कि पीडीएफ पढ़ा, उसमें जो है केवल पढ़ करके आप लोग निकले। लेकिन थोड़ा समझ के साथ सिलेबस को थोड़ा ब्रेक डाउन करने की मेरी कोशिश यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा भी बने, लेकिन समझ में आना जरूरी है, लंबाई से हमें क्या मतलब है ना। निर्माण की दृष्टि से होते हैं भैया 3 प्रकार के शब्द। एक होते हैं आपके रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द यानी कि जो पहले से ही वैसे के वैसे ही थे। दूसरे होते हैं यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरे होते हैं, आप लोग जानते होंगे, तीसरे जो होता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, है ना। तो ये हो गए। और परिवर्तनशीलता के आधार पर मतलब क्या है, परिवर्तनशीलता के आधार पर इसका मतलब है कि वो शब्द परिवर्तित होता है या नहीं होता है। वैसे शब्दों को परिवर्तन करने वाले कारक क्या होते हैं, लिंग, वचन, कारक, ये सारी चीजें, ये जो 6 प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है, वो भी हमने आगे बढ़ के। परिवर्तनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द, विकारी शब्द, एक होता है आपका अविकारी शब्द। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द, आप लोग जानते हैं इसको, ठीक है ना। अब विकारी और अविकारी भी अलग अलग होता है। विकारी शब्द कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता के आधार पर, तो परिवर्तनशीलता के आधार पर जो है 2 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है ना, कि वो परिवर्तित होता है या नहीं होता है। तो एक होते हैं भैया आपके विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, लेकिन ये किसके भीतर पढ़ना है, ये क्लैरिटी देने का प्रयास मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है ना। तो विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के, विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से, संज्ञा, अब आप देखो सिलेबस यही कर रहा है, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, विशेषण और क्रिया, है कि नहीं। ये 4 प्रकार के होते हैं आपके विकारी शब्द, ठीक है ना। और अविकारी शब्द क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं,
है, थोड़ा ज्यादा उधर कर लिया था। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या है? जो बदलेगा ही नहीं, लिंग वचन कारक है ना, इन सब चीजों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, वो बदलता ही नहीं है, यानी कि जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है वो होता है आपका अविकारी शब्द। वो क्या क्या होते हैं? एक तो होता है आपका क्रिया विशेषण। ये सारी चीजें आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोगों को पता है कि ये सारी चीजें हैं क्या, ये किस किस तरह से चीजें चलती हैं, ये सब आपको पता है, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। अच्छा, इसके भीतर संज्ञा के अलग अलग वो मतलब उतना बताने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मतलब व्याकरण पढ़ाने का ही आज के वो दिन नहीं है कि आज में व्याकरण पढ़ना नहीं है कि संज्ञा के प्रकार ये होते हैं, वो तब आएगा जब संज्ञा आएगा। इसमें पहले तो ध्वनि पढ़ेंगे आराम से क्रम के साथ, पूरा समझेंगे स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, प्रकार कैसे कैसे, कौन कौन से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस किस तरह से पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें और इसमें सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, हाँ, क्रिया विशेषण हो गया। इसके अलावा जैसे आपके होते हैं एक, चलिए इसके अलावा क्रिया विशेषण हो गया, इसके अलावा समुच्चय बोधक शब्द होता है, समुच्चय बोधक, ये भी अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है ना, समुच्चय बोधक। तीसरा होता है आपका संबंध सूचक, संबंध सूचक, संबंध सूचक। और चौथा प्रकार होता है आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये 8 प्रकार के शब्द हैं। इनके लिए अंग्रेजी में जो शब्द यूज होता है उसको कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये आपका सिलेबस है, ये बहुत लंबा सिलेबस का जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो भी है शब्दों के ही, ये शब्दों के ही प्रकार है ना, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक। ये संबंध सूचक कहेंगे, ये संबंध बोधक कोई भी शब्द आप लोग यूज करेंगे विस्मयादि बोधक। तो ये आपका जो है सिलेबस का एक हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद शब्दों के प्रकार जो है इतने हो जाते हैं। शब्दों के प्रकार पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, भाषा में एक चीज आती है इसी में, यहाँ इसमें हमने एक चीज समझ लिया जो हम पीछे कर रहे थे। शब्द हो गया, शब्दों के प्रकार हो गया, एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है शब्द निर्माण की युक्तियां। इसके लिए मैं शब्द यूज करूंगा, शब्द निर्माण की युक्तियां। युक्तियों का मतलब क्या है, युक्ति का मतलब क्या होता है, युक्ति का मतलब उपाय है ना, कोई युक्ति सूझी। तो शब्द निर्माण की युक्तियां क्या क्या है, यानी कि हिंदी में जो शब्द बनते हैं, नए नए शब्द बनते हैं, वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो वो 4 प्रकार से बनते हैं, वो 4 प्रकार आपके सिलेबस के हिस्से हैं। कैसे, इसमें मैं एक चीज लग लेता हूं, शब्द निर्माण की युक्तियां। ये सारी शब्द व्यवस्था के भीतर हमने पढ़ना है, शब्द निर्माण की युक्तियां, शब्द निर्माण की युक्तियां। देखिए शब्द निर्माण की 4 युक्तियां हैं, शब्द निर्माण की है 4 युक्तियां। 4 युक्तियां कौन कौन सी हैं? पहला तो है आपका कि आप उसमें किसी शब्द में उपसर्ग लगाइए। उपसर्ग क्या है, जो पहले लगे फिर शब्द आए, ठीक है ना, उपसर्ग वो होता है, अगर हम मोटे तौर पर समझें। दूसरी चीज आती है प्रत्यय, तीसरी चीज आती है संधि, चौथा चीज है समास। देखिए किसी भी शब्द को बनाने के लिए हिंदी के भीतर हम 4 प्रकार से शब्द बना सकते हैं। जैसे कोई भी शब्द अगर हमारे पास है तो क्या कर लिया, अगर हमने उसमें से उपसर्ग जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन जाता है कि नहीं। अगर हम प्रत्यय जोड़ दिया, प्रत्यय पीछे से जुड़ता है, तो उस शब्द में अगर हमने कोई प्रत्यय जोड़ दिया तो एक अलग शब्द बन जाता है ना, दूसरा शब्द बन जाता है। वही शब्द निर्माण की युक्ति है। संधि क्या है, संधि आप लोग जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा कम से कम, अगर कुछ भी नहीं भी पढ़ा है, वरना मतलब बहुत बड़े व्याकरण के आचार्य यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, पढ़ने वाले बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, उनको समझ बहुत अच्छे से होती है, उनको केवल रिवीजन की जरूरत पड़ती है ना, वो बार बार रिवीजन करते रहते हैं। तो जो विद्यार्थी बार बार रिवीजन करता रहता है उसकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो संधि आप लोग जानते हैं कि संधि क्या होता है, 2 शब्द हैं, दोनों शब्दों को मिला दिया है कि नहीं, वर्ण के स्तर पर जो कर दिया अंत में, यानी कि पहले शब्द के अंतिम ध्वनि को और दूसरी वाली की पहली ध्वनि को मिला करके जो काम जो है, जो योजन होता है, जो जोड़ा जाता है, उसको संधि कहते हैं। वो हमने आगे पढ़ना ही है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संक्रांति संधियां होती हैं। और समास आप लोग जानते हैं, 2 शब्दों को जोड़ देना वो समास होता है।
तो इन 4 प्रकार से हम लोग जो है शब्द निर्माण कर सकते हैं। ये भी सिलेबस का आपका हिस्सा होने वाला है कि नहीं? तो शब्द निर्माण की युक्ति आपके उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए और संधि और समास हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे पद संरचना एक चीज आती है। पद संरचना के भीतर का इसका मतलब क्या है, जो आपके सिलेबस में जो शब्द रचना के भीतर शब्द भंडार में ही एक शब्द लगी हुई है, एक जो है टॉपिक लिखा हुआ है, उसी को हम लोग कह लेते हैं पद संरचना, यानी कि किस प्रकार का पद है। इसी के भीतर हम लोग पढ़ते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची है ना, इसको हम लोग शब्द संरचना इस टॉपिक के अंदर रखेंगे। शब्द संरचना, ये नए नए शब्दों को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। शब्द संरचना ये क्या क्या हो रहा है, बहुत सिंपल करके ही बता रहा हूं, एक बार समझ में आ जाएगा तो इस तरह से सिलेबस पढ़ोगे तो बहुत मतलब कभी जीवन में चूक करने वाले नहीं है। विलोम हो गया, ठीक है ना, एकार्थी हो गया, एकार्थी को भी तो पर्यायवाची शब्द जो है चलता है, ठीक है ना। एकार्थी हो गया, अनेकार्थी हो गया, यानी एक ही शब्द के जो है अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ये सारे शब्द जो है आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो ये है आपका इस तरह का सिलेबस, ये शब्दों का सिलेबस है, शब्द भंडार का सिलेबस ये सब है कि नहीं। तो इसके अलावा जैसे और क्या क्या टॉपिक आपके इसमें लगे हुए हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब हमने पढ़ लिया है कि नहीं। इसके अलावा शब्दों को जो है बदलने वाले क्या क्या कारक होते हैं। शब्द इसी में परिवर्तनशीलता के आधार पर एक और टॉपिक लगता है शब्द में भी, शब्दों के परिवर्तन के करने वाले, शब्दों में परिवर्तन करने वाले कारक से अच्छा शब्द लिखेंगे हम लोग घटक, करने वाले घटक, यानी कि शब्द कैसे बदल जाता है वो वाली चीजें हमने इसमें पढ़नी है। तो जैसे इसके लिए जो चीज चलती है, जैसे इसमें शब्द बदलते कैसे कैसे हैं, या तो लिंग के आधार पर बदलते हैं, या तो वचन के आधार पर बदलते हैं, या तो कार, इस तरह की जो सारी चीजें आती हैं इनको कहते हैं शब्द निर्माण के घटक। आपके सिलेबस में ये टॉपिक ये भी लगा हुआ है कि नहीं। आप लोग सिलेबस आपने पीडीएफ पढ़ी होगी, पीडीएफ अगर आप सामने रखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस टॉपिक को मैंने किसके भीतर रखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, लिंग, वचन, पुरुष, ये सारी चीजें, लिंग हो गया, वचन हो गया, पुरुष हो गया, पद। जैसे पद और शब्द में क्या फर्क होता है, शब्द और पद में आप लोग जानते तो होंगे, शब्द और पद में क्या। चलिए व्याकरण के भीतर कर लेंगे, ठीक है। लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, पुरुष हो गया, ये होते हैं जो शब्दों को बदल देते हैं, है ना। जैसे एक शब्द था लड़का, अब इसका जो है इस शब्द को बदला कैसे जा सकता है, इसका लिंग बदल दिया तो ये क्या हो गया, लड़की हो गया, है कि नहीं। ऐसे अगर इसका वचन बदल दिया तो लड़के हो गया, और लड़के, ये लड़का किस प्रकार का शब्द है, अगर हम इस पर बात करें तो यह है संज्ञा। किस प्रकार की संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो वो जब संज्ञा आएगी तो हम लोग समझ लेंगे उसको, कोई मतलब ऐसे इशू वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता है उसको, ठीक है, स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा। देखिए, अच्छा शिक्षक वो होता है जो ये समझे कि उसके विद्यार्थी को कुछ नहीं आता है। मतलब क्यों कह रहा हूं ऐसा, उम्मीद करेगा वो कि आपको आए उसके बाद, लेकिन इसलिए क्योंकि ताकि हर प्रकार का जो है विद्यार्थी आपके उसमें बैठा होता है ना क्लास में, है ना। तो हर प्रकार का विद्यार्थी क्लास में बैठा हुआ है, तो उस विद्यार्थी से शुरू करें जो एकदम जीरो से शुरू कर रहा है, स्क्रैच से शुरू कर रहा है, तो उसके अनुसार जो है क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मेरा मत है, आप लोगों का भी शायद इसी प्रकार होगा, आप भी इसी तरह से समझना चाहते होंगे, ठीक है ना। तो ये सब आता है शब्द निर्माण के आधार पर। शब्द जो है हमने इतना बड़ा सिलेबस आपका शब्द कर दिया। अब तीसरी जो चीज आती है व्याकरण के भीतर, व्याकरण के लिए मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, सिंटैक्स। इंग्लिश में आता है सिंटैक्स शब्द आता है, उसी सिंटैक्स को हमने समझना है। सिंटैक्स का मतलब क्या है, पद विन्यास, वही सारी चीजें। इसके लिए जो शब्द लिखे हुए हैं इसमें आपके सिलेबस में, पद विन्यास, पद विन्यास हो गया, है ना। इसके अलावा जैसे आते हैं आपके वाक्यांश शब्द आते हैं, वाक्यांश होता है। इसके अलावा जैसे वाक्य होता है, वाक्य तो सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ये सारी चीजें जो है व्याकरण के भीतर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वाक्य के भीतर। तो पद और शब्द में क्या फर्क होता है, ये सारी चीजें, है ना। पदबंध इससे पहले आता है, इससे पहले एक शब्द ही आता है, पदबंध एक चीज आता है, यानी कि एक आध जो पद होंगे उनका समूह।
पदबंध एक शब्द आता है, पदबंध। ये सारी चीजें हमने पढ़नी है व्याकरण के भीतर। और लिपि आप लोग जानते हैं, लिपि क्या है? लिपि क्या है? लिपि के भीतर हम लोग पढ़ेंगे आपका देवनागरी लिपि। पहला टॉपिक जो है लिखा हुआ देवनागरी लिपि की है ना, देवनागरी लिपि। जिस लिपि में हम लोग लिख रहे हैं वो क्या है? देवनागरी लिपि है ना, आप लोग जानते ही होंगे, इतना तो बेसिक सी बात है, देवनागरी लिपि। और इस देवनागरी लिपि के भीतर क्या क्या पढ़ना है? देवनागरी लिपि का एक तो इतिहास पढ़ना है आपने, देवनागरी लिपि का इतिहास, यानी कि देवनागरी लिपि में क्या क्या अब तक जो है हुआ है, किस किस तरह से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, देवनागरी लिपि का इतिहास, उसका विकास हमने पढ़ना है। इसके अलावा देवनागरी लिपि की वर्तमान स्थिति क्या है, अवस्था क्या है ना, ये सारी चीजें। और यानी कि किस किस तरह से उसका जो है वर्तमान समय में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं देवनागरी लिपि को और सुलभ बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। ये लगातार भाषा क्या है, लगातार विकसित होती हुई चीज होती है ना, भाषा आकर के रुक नहीं जाती किसी भी पॉइंट पे, वो लगातार उसका विकास हो रहा होता है। तो लिपि का भी विकास होता रहना जरूरी है। इसके अलावा देवनागरी लिपि से जुड़ी संस्थाएं क्या है, सरकारी गैर सरकारी जो भी संस्थाएं हैं वो हमने इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक आपके सिलेबस में है, ये तो शब्द वाला एक और टॉपिक जो है आपके सिलेबस में लगा हुआ है, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास आप लोग जानते हैं, मैंने आपसे पीछे अभी आप थोड़ी देर पहले बात करी कि क्या है, भाषा जो है लगातार परिवर्तित होती रहती है, वो लगातार विकसित हो रही है। आज से 100 साल पहले भाषाओं का जो स्वरूप था वो आज नहीं है, और आज से 50 साल बाद जिस तरह की भाषा हम लोग प्रयोग कर रहे होंगे आज वैसी भाषा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन भाषा में परिवर्तन आता रहता है। तो हिंदी भाषा का विकास हमने पढ़ना है कि कहां से संस्कृत से चली थी भाषा और वर्तमान स्वरूप तक हमने पढ़ना है, 21वीं सदी तक हिंदी भाषा किस किस तरह से चली हुई है, ये हमने हिंदी भाषा के विकास के भीतर पढ़ना है। इसके अलावा जो आपके पास टॉपिक लगे हुए हैं कुछ कुछ टॉपिक हैं, जैसे भाषा की चीज में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, उसको कहा जाता है मुहावरे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है, बहुत मतलब विस्तृत टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्ति ये एक टॉपिक होता है। इसके अलावा आपके यहाँ मैंने आपसे कहा कि पत्र लेखन एक टॉपिक लगा हुआ है, पत्र लेखन। और पत्र लेखन एक विस्तृत टॉपिक है, कई लोगों को इसमें जो है बहुत समस्या होती है। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र है ना, टिप्पण है, प्रारूपण है, विज्ञप्ति है, सरकारी आदेश है ना, कार्यालय आदेश जिसके लिए शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, ज्ञापन है, अनुस्मारक है, परिपत्र है, तार लेखन है। और इसके अलावा जो अंतिम चीज है इसमें महत्वपूर्ण, हिंदी कंप्यूटिंग। हिंदी कंप्यूटिंग यानी कि कंप्यूटर के इस युग में हिंदी जो है किस किस तरह से कंप्यूटर की दुनिया में अपना स्थान रखती है, यानी कि हिंदी जो है कंप्यूटर के भीतर हिंदी किस तरह से काम करती है, कैसे कैसे हम लोग उसको चलाते हैं। जैसे इसके भीतर क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो हिंदी का फॉन्ट आता है, चलो देवनागरी में ही लिखते हैं हम लोग, चलिए फॉन्ट जो है बड़ा ऐसा हो गया, फॉन्ट ऐसा लिखना पड़ता है, फॉन्ट है ना, हिंदी का फॉन्ट हो गया, उसकी जो है भाषा किस किस तरह से चलती हैं, ये सारी चीजें हमने इसके भीतर पढ़नी होती है, ठीक है ना, संचार एवं इसके अलावा जैसे जनसंचार के विविध माध्यम, पत्र पत्रिकाओं में स्थिति क्या है, पत्र पत्रिकाएं हो गया। अब ये टॉपिक सारे मैं मतलब इनमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, पत्र पत्रिकाएं आपके यहाँ लगा हुआ है, यानी कि हिंदी का जनसंचार, हिंदी का मीडिया एक तरह से, हिंदी जनसंचार, ठीक है ना। इन सारी चीजों को मुहावरे लोकोक्ति अगर हटा दिया जाए, इसके बाद जितने भी टॉपिक लगे हुए आप अपनी पीडीएफ देखिएगा, पीडीएफ में आप लोग 7वां टॉपिक, 8वां टॉपिक और 7वां और 8वां जो टॉपिक है, 8वें टॉपिक के भीतर दो चीजें हैं, जनसंचार के विविध माध्यम यानी कि पत्रकारिता और वो वगैरह, और दूसरी है हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, ये सारा। इसके लिए जो शब्द यूज होता है इसको कहा जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी भी हमने पढ़ना है, प्रयोजन मूलक हिंदी का है। और दूसरा एक चीज थोड़ा सा हम समझेंगे, हिंदी पत्रकारिता के लिए, हिंदी पत्रकारिता मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले, पत्रकारिता का इतिहास इस तरह से नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जनसंचार की स्थिति क्या है हिंदी में, ये सारी चीजें हमने। और इसके अलावा जो सिलेबस का आखिरी हिस्सा है उसको कह सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, नहीं सॉरी हिंदी साहित्य हम लोग समझ सकते हैं, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य की सामान्य समझ, ऐसा इसको लिखा जा सकता है, हिंदी साहित्य की सामान्य समझ। और बहुत एडवांस लेवल पर नहीं आने वाला है, बहुत बेसिक आता है। हालांकि आप में से कईयों को लगता है जो हिंदी के बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि मेरे तो मतलब बैकग्राउंड ही हिंदी से है, हिंदी से मैंने मास्टर्स किया है, नेट क्वालिफाई किया है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जिनको लगता है कि हिंदी जो है कठिन पूछ लिया जाता है साहित्य का हिस्सा, ऐसा कठिन कुछ भी नहीं पूछा जाता है। बहुत डेप्थ में तो उन क्लासेस में जो है आपको हिंदी साहित्य पढ़ाया जाएगा। डेप्थ में का मतलब है परीक्षा की उपयोग की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है सबका सारा का सारा। ऐसा कोशिश करेंगे कि बहुत आपके नोट्स की भरमार नहीं करने वाले हैं हम लोग, और ऐसा भी नहीं करेंगे कि कुछ छूट जाए। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे इसमें हिंदी साहित्य की सामान्य समझ, जिसके लिए एक जो टॉपिक जिसमें आपके सिलेबस में जो शब्द लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, है ना, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। और ये सामान्य परिचय कहां से आने वाला है? ये सामान्य परिचय आने वाला है उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड के 12वीं तक, उत्तराखंड के बोर्ड के 12वीं तक का हिंदी साहित्य में जो भी रचनाकार लगे हुए हैं, एनसीईआरटी आपने पढ़नी है एक तरह से, एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये जो है अगर आपको 12वीं तक की एनसीईआरटी, क्योंकि आयोग की एक मतलब आयोग चाहता है आप लोगों से कि आपको जिस भाषा क्षेत्र में आप लोगों ने काम करना है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड क्या है, एक हिंदी भाषी प्रदेश है, तो उसकी व्याकरण की भी एक अच्छी समझ होनी चाहिए आपको, उसकी भाषा की समझ होनी चाहिए, और उसके साहित्य की भी एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि जो है कम से कम 12वीं तक का जो है सिलेबस, 12वीं तक के स्तर तक आपको, यानी इंटरमीडिएट स्तर तक का आपको हिंदी साहित्य की समझ होगी। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 15-20 प्रश्न आप मान के चलिए यहाँ से पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इस तरह से जो है आपके 10 टॉपिक कुल मिलाकर के 10 टॉपिक आपके सिलेबस में पढ़ाए हुए हैं। ये 10 टॉपिक हमने आज समझे हैं कि किस किस तरह से इनका क्रम चलने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही है, सिलेबस हमने समझा है, बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन हमने किया है आज के सिलेबस को, ठीक है। ये देखिए पाठ्यक्रम परिचर्चा, दूसरी स्लाइड भी देख लीजिए, ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, व्याकरण, लिपि, इनका चाहे तो आप अपने उस पर यानी कि उस पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप लोग यानी नोट कर सकते हैं, तो अगर आपके पास समय है तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब घोषणा ये है, यानी कि आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि उत्तराखंड एसआई के लिए दून क्लासेस में आपके लिए जो है बैचेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, और हम लोग अब नियमित पढ़ाई आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। आप लोग नियमित पढ़ाई अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम लोग करने वाले हैं, और हिंदी जो सामान्य हिंदी और हिंदी साहित्य दोनों विषयों की जिम्मेदारी दोनों क्लासेस तो मेरे ऊपर है। मेरा नाम है शुभम कपिया और मैंने हिंदी साहित्य में मास्टर्स किया है, नेट क्वालिफाइड हूँ। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत तो मेरे बारे में जानते होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर सक्रियता रहती है मेरी, जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की। जो लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग मिला करेंगे समय समय पर, और अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि इससे जुड़ी हुई यानी कि किसी भी तैयारी से जुड़ी हुई जो है यूजफुल वीडियोस आपको लगातार प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Damn.